गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स। ठीक है ना। तो जो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे हम यहाँ पर कि वो जो मॉडल है वो कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो पहला एप्लीकेशन है बच्चों आपके रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बोहर साहब ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक डेफिनेट पार्ट में आपकी क्या करता है, रिवॉल्व होता रहता है। ठीक है ना। जैसे आपकी ये न्यूक्लियस है बेटा ये, ठीक है, इसके सराउंडिंग एक डेफिनेट पाथ में यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है और इस डेफिनेट पाथ को हम स्टेशनरी पाथ बोलते हैं बच्चों। ठीक है ना, या स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस स्टेशनरी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली आपकी रिवॉल्व करता रहता है तो न्यूक्लियस से इस ऑर्बिट की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, ठीक है ना, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पर टॉपिक है कि रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है ना, या सेल, ऑर्बिट को हम सेल बोल सकते हैं। तो बच्चों आप ऑलरेडी जानते हो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो वो क्या होता है, आपकी कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं बच्चों। क्लियर है बेटा आपकी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट पाथ में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहे, इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो कूलम्बिक फोर्स है वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। तो बच्चों हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर का चार्ज है मान लो Ze है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है ऑलरेडी। तो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स का या अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। ठीक है, क्या होता है K(Q1Q2)/r², जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फिजिक्स में आपके चैप्टर वहां पर ये यूज किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि दो आपके चार्ज हैं, जैसे मान लो Q1 और Q2 के बीच में ये चार्ज है, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो r है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इसकी वैल्यूज क्या होती है, K(Q1Q2)/r² होती है बच्चों। ये फिजिक्स में आपके फॉर्मूला है। बट हम यहाँ पर क्या स्टडी करना है, हमें यहाँ ऑर्बिट्स के केस में स्टडी करना है। ठीक है, तो ऑर्बिट्स में हमारा न्यूक्लियस का चार्ज हमने मान लो Q1 है, ठीक है, और जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका Q2 है। ठीक है, तो Q1 की जगह हमने Ze रख दिया और Q2 की जगह हमने E रख दिया। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि रेडियस r। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, Q1 की जगह Ze और Q2 की जगह एक और E रख दिया, तो क्या हो गया, Ze² हो गया अपॉन r²। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी क्या है, किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसकी वैल्यूज या उसका फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर Kze²/r² आ चुका है। ठीक है बच्चों, ओके, Kze²/r²। यहाँ पर K क्या है बच्चों आपकी, यहाँ पर जो K है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है बच्चों। ओके, ये कांस्टेंट है, ये K कांस्टेंट वैल्यू है। Z आपकी क्या है, एटॉमिक नंबर्स है, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एटॉमिक नंबर है। ये आपकी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और R क्या बच्चों आपकी रेडियस है, वो रेडियस है जिस रेडियस में कोई इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में। ठीक है, तो वी नो दैट कूलम्बिक फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कूलम्बिक फोर्स आपके क्या हो गया, Kze²/r²। ठीक है, जो भी हमने डिराइव किया। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बाहर की तरफ लगता है। ओके, या न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ये लगता है। इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो देखिए किस तरह से जो कैलकुलेट करेंगे, देखिए r से r कट हो गया। ठीक है बेटा, आपकी m को नीचे लेके आए तो यहाँ पर v² क्या हो गया, v² को हमने सब्जेक्ट मान लिया तो क्या हो जाएगा, Kze²/mr।
ठीक है, के जेड स्क्वायर, आर से आर कट, एम नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है। तो वी स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर, ठीक है बेटा। ये से आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ये क्या आ चुकी है, हमारी इक्वेशन 1 आ चुकी है यहाँ पर, ओके। एक्चुअली हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग रोटेट करता है, ठीक है ना, मूवमेंट करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए उसका, NH/2π होना चाहिए। ये वोहर ने अपने पोस्टुलेट में बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करता है या घूमता है, ठीक है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यानी कि MVR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, NH/2π होनी चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, ठीक है ना। तो यहां पर आपके ये MVR, ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, MVR इक्वल NH/2π। तो बच्चों यहां से हमने v की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, v को सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो NH/2π mr, NH/2π mr, इसको नेम दे दिया इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 1 हमने यहां से निकाला, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब देखिए यहां पर वी स्क्वायर की वैल्यू की जगह पर हम ये वी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है बच्चों। ये वी वैल्यू क्या है, NH/2π mr, इस वैल्यूज को पुट करते हैं इस वी में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, ठीक है ना। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में इस v की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ओके। तो जैसे हमने पुट किया बच्चों, तो देखिए ये v स्क्वायर है और v की वैल्यू क्या है, NH/2π mr, तो इस पर पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि NH/2π mr का होल स्क्वायर आ गया। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट को हमने यहाँ से ओपन किया, तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और इक्वल में क्या बच्चों आपकी, के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर, तो है ओके बच्चों। तो यहां पर देखिए हम क्या कट करेंगे, देखिए m से m आपका ये कट हो गया, देखो ये कट हो गया एक, ठीक है, और r से r कट हो गया, ये कट हो गया बच्चों। आपके देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4π स्क्वायर एम आर बचा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या है, रेडियस को क्या करना है, क्योंकि हम रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों। हमारा टॉपिक का नेम क्या, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस की वैल्यूज क्या आपकी, देखो रेडियस क्या आर है, रेडियस क्या आपके यहाँ पर आर है, ठीक है ना। आर को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे बच्चों, आर को सब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, आर को सब्जेक्ट बना लिया, इस आर को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ ले जाता हूँ, ठीक है, आर इधर ले गया और के जेड स्क्वायर को नीचे रख दिया, डिनोमिनेटर में लेके आएगा, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, r तो इधर चला गया, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m के जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये r का फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा और कन्वीनियंट करने के लिए हम इसमें कुछ वैल्यूज की, कुछ आपके कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनकी यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट करके एक सिंपल फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, देखिए n यहाँ पर क्या है, ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स की तो वैल्यू फिक्स होती नहीं है, क्योंकि ऑर्बिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने देखा ना, के एल एम एन, ये सब क्या होते हैं आपके ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो कांस्टेंट है ही नहीं बेटा आपकी, ठीक है। तो ये तो वेरिएबल वैल्यू है n, h आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, क्या वैल्यू होती है आपकी, कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों इसको, 6.62 मल्टीप्लाई 10 to -34 होती है इसकी वैल्यू, ओके। पाई भी कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है आपकी, और z क्या है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। ये क्या एटॉमिक नंबर है बच्चों, ये किसी भी एलिमेंट्स का, ओके। और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपके कांस्टेंट वैल्यू क्या हुई, h, पाई, m, k और E, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर रखने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हमारी वैल्यूज क्या आती है, देखो n स्क्वायर और z वेरिएबल है, तो n स्क्वायर अपॉन z तो हमने रख दिया, बाकी की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा रेडियस का जो फॉर्मूला बनता है वो बच्चों क्या बनता है, 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड मीटर बोल सकते हैं। अगर मैंने रख दिया -10, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर होती है बच्चों, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू रख दी मैंने तो आपकी रेडियस मीटर में आ जाएगी बच्चों, क्लियर बेटा, ठीक है। और अगर मैंने इसकी वैल्यू नहीं रखी है तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, एंगस्ट्रॉम में ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो अगर रेडियस एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करनी है तो आपके फॉर्मूला आपके सामने है, ओके। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और जेड यानी कि एटॉमिक नंबर की वैल्यू आप पुट कीजिए और उस पार्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जी नीट में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें से, ठीक है। तो डायरेक्टली डेरिवेशन आपको मैंने इसलिए बताया बच्चों कि आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ, किस तरह से आया, इसलिए डेरिवेशन आपके सामने कैलकुलेट किया गया बच्चों, ठीक है। तो हमें ये डिराइव नहीं करना है, बट हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला रेडियस का ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन है बच्चों वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व हो रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग, ठीक है। तो वो वेलोसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कूलम्बिक फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो वही मैंने यहाँ पर रख दिया, कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू के जेड स्क्वायर अपॉन आर होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू आपकी एम बी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है, देखिए आर से आर कट हो जाएगा आपकी, नो प्रॉब्लम। तो देखिए इस, तो क्या हो जाएगा आपकी के जेड स्क्वायर इक्वल एम वी स्क्वायर आर, ये हो जाएगा नहीं बच्चों, देखिए ये आर को यहाँ पर ले गए तो एम वी स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस वैल्यू को एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लेके आना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस v स्क्वायर की जगह ऐसे लिख सकता हूं मैं, एम वी आर मल्टीप्लाई वी, लिख सकता हूं कि नहीं, बात तो वही है ना, m दो v है ना तो v स्क्वायर हो जाएगा, बस मैंने v को थोड़ा अलग लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में आपके ये आ चुका है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी एम वी स्क्वायर एम वी आर हो गया यहाँ पर। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है कि एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 होती है, ठीक है ना, एम वी आर इक्वल एन एच अपॉन 2 होती है। तो आप क्या करोगे, इस एम वी आर की वैल्यू जो एन एच अपॉन 2 है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो कि नहीं, तो के जेड स्क्वायर इक्वल एन एच अपॉन 2 मल्टीप्लाई वी, वही तो मैंने किया है यहाँ पर, के जेड स्क्वायर इक्वल एन एच अपॉन 2 वी, ठीक है बच्चों। तो इससे से ये वैल्यूज आ गई हमारी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी, बस वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना लो, बाकी की वैल्यू को दूसरे साइड में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके 2 इस 2 को ले जाओ तो 2 देखो ये वेलोसिटी को मैंने बनाया सब्जेक्ट, तो देखो कैसे होगा आपके, देखो यहाँ बनाया हुआ है 2 के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, जो वैल्यू कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पुट करने के बाद आपकी फॉर्मूला ये आ जाता है। तो हमें इस फॉर्म में फॉर्मूले पे याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम बार बार ये वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट टाइम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 1 मिनट से भी कम टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हम वहाँ पाई की वैल्यू, के की वैल्यू, ई की वैल्यू, एच की वैल्यू अगर रखने के लिए बैठेंगे तो 1 मिनट टाइम हमारा वैसे निकल जाएगा। तो बच्चों हमें न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्म में ये याद करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स का भी खास कर ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है बेटा आपकी। तो वेलोसिटी क्या है 2.188 मल्टीप्लाई 10⁶ z अपॉन n, ओके। z एटॉमिक नंबर है और n क्या है उसका ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो बच्चों ये सेकंड एप्लीकेशन होता है आपकी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ थर्ड एप्लीकेशन है एनर्जी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट पाथ में आके रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जब रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी एनर्जी लेके रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है
वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, तो लेट्स द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी ई। ठीक है ना, हमने मान लिया है कि उस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी क्या है, ई है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो हमने कैपिटल ई मेंशन कर लिया, मान लिया। ठीक है, और आपको पता है कि टोटल एनर्जी, किसी भी चीज की टोटल एनर्जी होती है ना, वो किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ठीक है बच्चों, किसका सम होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो एक इक्वेशन बन गई बच्चों हमारी कि टोटल एनर्जी इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हमारे एक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 mv², क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है तो 1/2 वेलोसिटी भी होनी चाहिए, मास लेकर के रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या हो गया, 1/2 mv²। ओके, और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या आपकी क्या होता है, -kZe²/r। ठीक है, क्या होता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी का, -kZe²/r। ठीक है बेटा, आपकी ये होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फॉर्मूला यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है, -kZ²/r होता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/2 mv² होता है। क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है ना, यहाँ v की वैल्यू पुट कर देना, जो वेलोसिटी में जो वैल्यूज आई है ना, ये वाले आप जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो आपके फाइनली ये आ जाएगा, kZ²/2r आ जाएगा। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का आपका ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आपको मिल चुका है। तो 1/2 mv² की जगह में kZ²/2r रख सकता हूँ। ठीक है, kZ²/2r मैंने यहाँ रख दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, kZ²/r। ठीक है ना, इसमें से इसको माइनस, क्योंकि ये हाफ वैल्यू देखो 1/2 है और ये 1 है, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा और किस में आएगा, 1/2 -1/2 kZ²/r। ठीक है, इस वैल्यू में से इसको आप कर दीजिए, प्लस करोगे ना, ऐसा करो, ये आपकी ये 1/2 हाफ है और ये आपकी क्या है, 1 है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो माइनस का बचेगा ना आपकी, तो -1/2 kZ²/2r आ जाएगा यहाँ पर। तो आपकी टोटल एनर्जी आपके बच्चों ये आ चुकी है। ये एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ चुकी है। अब इस टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं तो क्या हो सकता है बच्चों, देखिए देखते हैं। ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, E = -1/2 kZ²/r। ठीक है बेटा, अब ये 1/2 kZ²/r 2r है, सॉरी 1/2 kZ²/r जो फॉर्मूला है, देखिए वो ke के बराबर है कि नहीं, देखो 1/2 kZ²/r ke के बराबर, तो इस वैल्यू की जगह में ke लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियसली लिख सकता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो E = -k, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों, टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन हो गया। ठीक है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की इक्वली होती है, बट वो क्या होती है, मैग्नीट्यूड में आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब बच्चों में क्या करने जा रहा हूं यहाँ पर, देखिए इस टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से मैं यहाँ पर रिलेशन एस्टेब्लिश करता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बच्चों, देखो अभी आपने यहाँ पर लर्न की, देखो -kZ²/r होती है, तो देखो ये माइनस है, -kZ²/r, इसकी जगह मैं रख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी माइनस में। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, इसकी जगह में देखो ये फॉर्मूला आपका बना हुआ है, इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, तो नीचे क्या बच रहा है, 2, तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ठीक है, 2 को इधर ले गए तो आपकी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2E, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। लो, ठीक है ना, क्या होती है, डबल। इससे तो ये प्रूफ हो रहा है फॉर्मूले से, P = 2E। ओके बच्चों, तो ये हुआ आपके टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन और टोटल एनर्जी का आपके
पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से कर रहे हैं रिलेशन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, आपके देखिए, तो बच्चों कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। देखिए इक्वल माइनस के ई है और ई इक्वल पी बाई टू है, तो ऐसा करते हैं ना, इक्वल ये है और इक्वल ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जब इक्वल माइनस के ई है और इक्वल पीई बाई टू है, ठीक है, तो ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चों। तो देखिए मैंने वही तो किया है, पीई बाई टू इक्वल माइनस के। ओके, आगे रिलेशन बच्चों यहां पर देखिए, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो P इक्वल माइनस 2K। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी बच्चों, डबल होगी। ओके, तो ये रिलेशन आपके न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसे ही आपके घुमा घुमा करके क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। अपने फॉर्मूलों पर टिके रहना। ये आपके फॉर्मूले जो ब्लैक में मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है ना, ब्लू में, ये इन फॉर्मूलों को याद रखोगे तो ये लफड़े में आप नहीं पढ़ पाओ, मतलब ये लफड़ा आपके नहीं आएगा, क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर ना आपके, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल्स है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।